एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से जबरदस्त एक्शन वाला है ट्रेडिंग सेशन और यहां पर कमजोर शुरुआत के पूरे पूरे आसार। आइए, कमजोर खुलने के बाद क्या बाजार किसी लेवल पर सहारा लेंगे या फिर आएगी तेज बिकवाली? किन लेवल्स पर रखें नजर और उतार चढ़ाव भरे माहौल में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, अच्छा लग रहा है सर, ब्राइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। जिस हिसाब से आप सेलिब्रेट कर रहे थे, मुझे तो लगा आज शायद थोड़े लेट हो जाएंगे, बट गुड टू सी यू सर। कैसा रहा महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन? बहुत ही बढ़िया दीप, धन्यवाद। और एक्चुअली अगर देर रात तक आप महाशिवरात्रि का उत्सव मनाएं तो एनर्जी मिलती है, कमजोरी नहीं आती या फिर थकान नहीं आती। ये सबसे बड़ी बात है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में धर्म और कर्म दोनों चलने चाहिए। हम तो वैसे तो बिजनेस चैनल है, अर्थ जगत से हम जुड़े हुए हैं, तो साल में लगभग आप समझ लीजिए सारे दिन कुछ एक दो हफ्ते छोड़ दें या कुछ एक दो बड़े दिन छोड़ दें, बाकी बात पैसे की करते हैं। तो कभी कभार वक्त निकाल कर थोड़ा बहुत कुछ और कर लिया जाए तो बेहतर है, वो सुकून देता है। तो काफ़ी अच्छा लगा और कल काफ़ी बेहतरीन सेलिब्रेशंस भी रहे। तो और आज आप देख लीजिए, आपके सामने मैं फिर से तैयार हूँ सुबह शो करने के लिए। एब्सोल्युटली सर, बढ़िया लग रहा है। और एक दिन के ब्रेक के बाद और त्योहार के बाद फिर से बाजार भी एक्शन के लिए तैयार। तो आइए जानते हैं अनिल जी से कैसे करनी है आपको आज के लिए तैयारी। उससे पहले जो आज के कुछ अहम ट्रिगर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 7वां दिन है आज रूस और यूक्रेन और लगातार जंग जारी है। इनफैक्ट गोलीबारी पिछले 24 घंटों में रूस ने और बढ़ा दी है। इसके सामने अच्छी बात है कि शायद आज दूसरे दौर की बैठक हो सकती है दोनों देशों के बीच। डाउ में कल 600 अंकों की गिरावट आई, नैस्डैक 200 अंक लुढ़का और 2 दिनों का एक्शन देखें तो करीब 750 अंक डाउ अब गिर चुका है। बॉन्ड यील्ड इसमें भारी गिरावट आई है, 0.2% की गिरावट कल हमने होती हुई देखी है, 1.75% पर आ गए। वहीं डॉलर यूरो के मुकाबले अब 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कच्चे तेल में भारी उछाल आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट पर नजर डालिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो $110 के पार आपको ब्रेंट दिख रहा है। बाकी कमोडिटीज में भी बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो जो ये वॉर का इंपैक्ट है वो आप कमोडिटीज में और बढ़ते हुए देख रहे हैं। सर, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। जब हम मंडे को क्लोज हुए तो दोनों देशों के बीच में पहली दौर की बैठक शुरू होने वाली थी। थोड़ा बाजार में ऑप्टिमिज्म आया कि शायद सीज फायर हो जाए या फिर कुछ सहमति बन सके, पर उसके बाद जब आज सुबह की हम स्थिति देख रहे हैं, गोलीबारी भी बढ़ चुकी है, कमोडिटीज में बड़ा एक्शन आ गया। तो सबसे पहले तो ये जो चल रहा है पिछले कुछ घंटों का डेवलपमेंट है, ये समझाएं सर। और इस डेवलपमेंट से जो जो नेगेटिव बाजार ले रहा है, जिसका इंपैक्ट इस समय हम देख रहे हैं, वो क्या है? दीप, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब हम परसों बाजार में बंद हुए थे 3:30 बजे और उससे लेकर अब तक की जो खबरें आई हैं, उन खबरों में बहुत ज़्यादा कोई अच्छा हुआ हो वैसा है नहीं। और जो अच्छा नहीं हुआ है वो भी बताना ज़रूरी है और जो कुछ अच्छा हुआ है वो भी बताना ज़रूरी। तो एक ये समझ लें कि एक समझ के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा क्या क्या हुआ है। अच्छा, पहले चलिए खराब सी बात कर लेते ताकि जब समअप करें तो मूड अच्छा रहे, ये कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही। तो पहले खराब चीज़ें तो ये कि 7 दिन हो गए, लड़ाई अभी भी बरकरार है, कहीं कोई इसके रुकने थकने के संकेत आते नहीं दिख रहे। तो सबसे पहला संकेत तो वहीं से है कि अभी भी लड़ाई कम होने के या खत्म होने के संकेत है नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आमतौर पर हम समझते हैं कि इस तरह के माहौल में 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन लड़ाई कम भी नहीं हो रही है और कहीं कहीं तो और तेज़ी आने के भी आसार दिख रहे हैं, स्पेशली रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी अपने हिसाब से उनकी खबरें आती दिख रही है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ओर एक और जो डेवलपमेंट आया है वो ये कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकता है। नेटो में शामिल होने को लेकर रूस को हमेशा से दिक्कत रही थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के अगर संकेत आते हैं और इस तरह की संभावनाएं बनती, वो भी रूस पसंद नहीं करेगा क्योंकि इससे यूक्रेन की ताकत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनता है और यूक्रेन चाहता भी है कि उसे तुरंत प्रभाव से इसका सदस्य बनाया जाए, अगर ऐसा होता है दीप, तो जाहिर सी बात है कि रूस को पसंद नहीं आएगा। रूस इसके लिए कहीं न कहीं और तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है। एक और बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है कि जो मिलिट्री ड्रिल्स चलती हैं, अब तो ड्रिल्स की अब तो एक्चुअली एक्शन नहीं हो रहा है। ड्रिल्स तो एक हफ्ते पहले हुई थी, जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि शनिवार को ये नहीं, इसके पिछले वाले शनिवार को पुतिन साहब ने ड्रिल्स की थी। लेकिन ड्रिल्स के बाद अब जो ड्रिल्स हुई है वो नॉर्मल ड्रिल्स नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में रशिया ने ड्रिल्स की है। तो ये थोड़ा सी चिंता वाली बात है कि रशिया साफ साफ दुनिया को संकेत दे रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर हम
परमाणु हथियार उठाने से, उसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन यही है। टेंशन ये है कि एक कहीं दो देशों के बीच का वॉर धीमे धीमे करते हुए वर्ल्ड वॉर में बदल न जाए, पहली चीज़ तो ये। और अगर वर्ल्ड वॉर में बदल भी जाता है तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वॉर तक भी ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर में बदल गया तो क्या, क्योंकि तब किसी एक आध देश का नुकसान नहीं होगा, दुनिया का भारी नुकसान हो सकता है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही है, जो रशिया साफ संकेत दे रहा है कि पहली चीज़ तो है कि हम रुकने वाले हैं नहीं, और दूसरी चीज़ है कि ज़रूरत पड़ने पर, और अब सब लोग, पहले सब लोग ये सोचते थे कि पुतिन साहब क्या करेंगे, ठीक है, कहने की बात अलग होती है, हाथी के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, लेकिन अब सबके मन में कहीं ना कहीं डर तो यह है कि जिस तेजी से और जिस मजबूती से पुतिन युद्ध के बारे में आगे बढ़े हैं, जिन जिन चीज़ों को लेकर लोगों ने कहा कि ये वो नहीं करेंगे, उन्होंने वो सारी चीज़ें की है। तो वो वैसे ही वाला हाल है जो आपने कौन सी वो मूवी आई थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सलमान खान की थी कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो तो पक्का ही करता हूँ। पुतिन साहब आजकल उसी फॉर्मेट में लगे हुए हैं। तो इसलिए अब सबको डर ये है कि अगर पुतिन साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से वो डरेंगे नहीं, तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा जो टेंशन है दुनिया में और दुनिया के बाजारों में, वो ये है कि अगर आप न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एकदम साफ संकेत दे रहे हैं कि हमारे ये हथियार भी तैयार है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी का असर दीप अगर आप कल देखें तो भारी भरकम होता हुआ दिखा है। जो कमोडिटीज़ के दाम हैं बहुत तेज़ी से उछले हैं। कच्चे तेल के दाम आप देखिए $160 के पार पहुंच गए। युद्ध हो ना हो, हमारे लिए तो कच्चे तेल के दाम $160 पहुंचना अपने आप में ही बहुत भारी भरकम नुकसान की बात है। सोने चांदी के दामों में तेज उछाल आती हुई दिखी है, ये एक और नेगेटिव है। इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेज़ी से घटी है, और इसको समझना होगा दीप, इक्विटी मार्केट के लिहाज से ये बेहद ख़राब है। क्योंकि क्या होता है, वैसे आमतौर पर आप ये कहते हैं कि सस्ती ब्याज दरें, नीची ब्याज दरें इक्विटी मार्केट में तेज़ी का काम करती है। जी हाँ, करती है, बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो ब्याज दरें घटनी चाहिए इस लिहाज से कि इकोनॉमी में डिमांड कम है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, कंजम्पशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इसलिए ब्याज दरें कम रखी हुई ताकि सिस्टम में पैसा जाए, लोग उधार लें नया बिजनेस शुरू करने के लिए, अपने वर्तमान बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कंज्यूमर खरीदारी करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर पैसा लेकर खर्च करें ताकि इकोनॉमी में गति आए। लेकिन अभी जो बॉन्ड यील्ड घटे हैं वो इस डर में घटे हैं कि अगर दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, राइट, और अगर ऐसी अनिश्चितता में आपको अगर कहीं रहना चाहिए तो वो इक्विटी नहीं है, वो ऐसी एसेट क्लास नहीं है जो कि रिस्की है, वो ऐसी एसेट क्लास होनी चाहिए कि जो कम रिस्की है, और वो होते हैं बॉन्ड्स या फिर फिक्स इनकम वाले। सो पूरी तरह से बॉन्ड यील्ड्स का घटना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग इक्विटी से बॉन्ड यील्ड्स में जाना चाहते हैं, हाई रिस्क एसेट से कम रिस्क एसेट में जाना चाहते हैं। तो ये बॉन्ड यील्ड घटने का आपको एक असर पॉजिटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। डॉलर में मजबूती बढ़ी है, डॉलर की मजबूती आमतौर पर इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं रहती है। हम चाहते हैं कि डॉलर थोड़ा हल्का रहे, कमज़ोर रहे। तो ये सारे संकेत हैं दीप, जो आपके लिए परसों जो दोपहर 3:30 बजे जब हम बंद हुए, आज सुबह जब 8 बजे हमें इस वक्त, तो ये सारे संकेत बाजार के लिए नेगेटिव साइड पर आते हुए दिखे। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, और उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी अब फिर से थोड़ा रिकवरी आई थी, बट वापस अब 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे 16,500 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी आया है। पर इन सब में सर एक दो ऐसी भी चीज़ें हैं जहां से बाजार थोड़ी सहूलियत ले सकता है, थोड़ा पॉजिटिव भी निकल कर आ रहे हैं, वो कैसे संकेत हैं सर? ओके, कुछ अच्छे संकेत भी आ रहे हैं, लेकिन अच्छे संकेत के बीच में अच्छे ट्वीट भी आ रहे थे। हमारे 2-4 दोस्तों ने, दर्शकों ने ट्वीट करके कहा कि ये जो डायलॉग मैंने बोला था वो सलमान खान का नहीं है, अक्षय कुमार का है, राउडी राठौड़ का। चलिए, सुधार के लिए धन्यवाद जिन्होंने भी बताया। लेकिन हाँ, भावनाओं पे जाइए, शब्दों पर मत जाइए या फैक्ट पे मत जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप पुतिन साहब पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मुझे भी पता चल गया। अब इस उम्र में ना डायलॉग याद रह जाते हैं, एक्चुअल फिल्म और एक्टर कई बार ध्यान नहीं रहते। लेकिन जो फिल्म चल रही है इस वक्त दुनिया भर में रशिया और यूक्रेन के बीच में दीप, वो मतलब उसका क्लाइमैक्स कब और कैसे होगा ये अब अंदाजा लगाना धीमे धीमे मुश्किल होता दिख रहा है। लेकिन इसका क्लाइमैक्स दो ही तरीके से हो सकता है, या तो मतलब बातचीत करके या फिर लड़ भिड़ के। तो लड़ने भिड़ने की तैयारी तो हो चुकी है, अब किसी न किसी एक लेवल पर जाकर आप रुकेंगे। देखिए, आप हर रोज भी नहीं लड़ सकते, लंबा नहीं लड़ सकते हैं, लड़ने की भी एक लिमिट होती है। लड़ने की लिमिट कहाँ होगी, या तो दोनों ही देश लड़ते लड़ते थक जाए, या एक देश हार ले या हार मान जाए, करेक्ट। सो अब या तो ये सिचुएशन हो
तो फिर यूक्रेन कहते हैं कि हो गया भाई, अब हमारे यहाँ कुछ ऐसा बचा नहीं जिसके लिए हम लड़ें। एक तो वो सिचुएशन आ सकती है। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि वो हार मान लें, वो भी पता नहीं, लगता नहीं है अभी कि इतना जल्दी होगा। तो फिर बात बनेगी कैसे? और उसी में एक पॉजिटिव है, और आज का ये बड़ा पॉजिटिव है कि आज फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, और दीप सोमवार को इसके जो संकेत आए थे तब भी मैंने यही कहा था कि देखिए, बात कर रहे हैं, उम्मीद ही मत करिए कि पहले दौर की बातचीत में आपके लिए समझौता आ जाएगा। अगर समझौता इतना आसानी से ही आना होता तो फिर युद्ध ही क्यों होता? करेक्ट। और दूसरी चीज जो है, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जब बात करने आप बैठते हैं ना, तो पहले बात करने के पहले 10 कंडीशन लगाई जाती है। ये होगा तो करेंगे बात, वो होगा तो करेंगे बात। तो अभी बात करके मामला सुलझाए उससे पहले कम से कम आप इस बात पर आए कि आगे की बातचीत के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो एक दूसरे की आप मान लें या नहीं माने, और उसके बाद बातचीत करें। तो आई थिंक आज सेकंड राउंड की बात है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मैं ये आज भी कोई पॉजिटिव नहीं सोच रहा कि आज भी कोई सॉल्यूशन आएगा या बात ठीक हो जाएगी। देखिए, बातचीत के लिए सॉल्यूशन आने के लिए सिर्फ है ना विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री के लेवल की बैठकों से नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री कभी मिलेंगे, हो सकता है दुनिया भर के बाकी दादा लोग हैं, चीन आए, इधर से कोई फ्रांस आए, कोई अमेरिका आए, कोई ब्रिटेन आए, ये सब मिलकर बैठेंगे, तब जाकर उसका सॉल्यूशन आएगा। और वो सॉल्यूशन आने में काफ़ी वक्त है, लेकिन तब तक कम से कम एक पॉजिटिव बात यह कि दोनों देश ये करेंगे हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं। नहीं तो यूक्रेन कह सकता है भाई हमें तो बर्बाद कर दिया, अब हमारे पास ऐसा बचा नहीं जिसके लिए हम बात करें, करनी ही नहीं है, जाइए जो आपको करना करें। या रशिया कह दे कि आप सब लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मुझे बात ही नहीं करनी है। तो कम से कम आपने बातचीत करने का जो एक वो ऑप्शन खुला रखा है, आई थिंक वो एक बड़ी चीज है और वो एक अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखें तो एक वो है। अब दूसरी पॉजिटिव थोड़ी हो सकती है, वो ये कि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं वापस 170 के आसपास जो आए, हो सकता है अमेरिकी फेड अगली बार ब्याज दरें बढ़ाने का जो फैसला, क्योंकि अब तक ये लगभग निश्चित होकर हम मानकर चल रहे थे कि अमेरिका में ब्याज दरें आपकी बढ़ जाएंगी इस महीने में, मार्च के महीने में। हाँ, आज मार्च आएगा ना, हाँ मार्च के महीने में, इसी महीने में मार्च में बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है एक बार थोड़े वक्त के लिए ब्याज दरों पर फैसला टलता हुआ दिखे, इससे आप हल्का सा पॉजिटिव मान सकते हैं। अब नजरें आपकी दो ही चीजों पर होनी चाहिए, एक रूस और यूक्रेन के बीच की बातचीत की, बाकी लड़ाई झगड़े की खबरें तो आती रहेगी, और दूसरा आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अपने देश के नाम संबोधन भी करेंगे, वो कितना टफ स्टैंड लेते हैं और या किस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है, आज रात अमेरिकी बाजार उस पर अपना रिएक्शन दीप जरूर देंगे। जी बिल्कुल सर, उस संबोधन पर भी हमारी नज़र है और जो जो इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है उस पर हम आपको अपडेट भी करेंगे। पावल साहब भी आज रात को बात करने वाले हैं और इसके साथ ही ओपेक की बैठक भी है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए जहां पर आपको रखनी है, ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाजार में। पर सर, जो थोड़ा फिर से डर का माहौल है और इस समय हम थोड़ा उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं, हमें क्या अप्रोच बनानी चाहिए? आज की स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले एक ब्रॉडर व्यू और अप्रोच पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। पिछले हफ्ते मेरा इस हफ्ते, आप देखिए परसों भी जब हम डे हाई पर बंद हो रहे थे तब भी मेरा यही कहना था कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है खरीदारी करके जाने का। 2 दिन बाद, 1 दिन की छुट्टी के बाद जब लौटेंगे पता नहीं क्या होगा, मतलब और नहीं कोई बिकवाली का भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर आप देखिए ओवरनाइट आप बिकवाली करके जाएं तो 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुलना कोई बहुत बड़ी बात इस बाजार में है नहीं। 200 पॉइंट तो मैं ये कहूँगा उल्टा वॉलेटिलिटी कम है। अगर आप 200 पॉइंट ही खुल रहे हैं, अगर 300-400 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन निकाल रहे हैं, तो इससे बढ़िया हो नहीं सकता मार्केट इस तरह के माहौल में। सो मेरा ये मानना है दीप कि जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत वही फॉर्मूला है कि कम से कम ट्रेड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, क्विक फास्ट होना पड़ेगा आपको। ओवरनाइट पोजीशन तो रखनी ही नहीं है, मिनिमम रखनी है, आपको रखनी भी है तो सिंपल फॉर्मूला वही है दीप कि अगर आप 3 महीने 3 हफ्ते ये व्यू लेकर अगर आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है आपका पैसा 3 दिन में बन जाए, लेकिन आप 3 घंटे या 3 दिन में पैसा बनाने के लिहाज से पैसा लगाएंगे तो पैसा लगने के, नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो ट्रेडर्स के लिए बहुत क्लियर कट है, सावधानी रखें, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखें कि कितना नुकसान मेरी झेलने की ताकत है। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ और उस हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो प्रॉफिट बनने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अगर पहले ही ट्रेड में ये सोच कर ट्रेड लें कि भाई मुझे तो पैसा ही बनेगा, प्रॉफिट ही होगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तो ये मान के चलिए बाजार ऐसा है जहां आप
आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ही होगा। ये मार्केट ऐसा है जिसमें तेजी मंदी दोनों ही तरह से पैसा ट्रेड करके पैसा बनाना मुश्किल काम है। दूसरा दीप, ये मार्केट ऐसा है कि अगर आप होल्ड करें तो भी पैसा लगता है। तो कभी कभी वो टफ मार्केट होता है जिसमें आपको आराम से बैठना, देखना, समझना और सीखना चाहिए, वो ये बाजार है। दूसरी बात इन्वेस्टर्स के लिए फॉर्मूला वही है, जब भी आपको 2% के आसपास की या इससे ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में दिखे तो आपको उस दिन की गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। 16,200 16,250 की रेंज में जब पहुंचा था बाजार पिछले हफ्ते, तब उस दिन हमने कहा था आप 25% पैसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापस से उस रेंज के आसपास आता है तो सोचेंगे, या अगर 2-2.5% मार्केट अगर गिरते हैं किसी भी वजह से तब डालेंगे, नहीं तो जितना लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। दो तरीके से ही पैसा लगाना है इन्वेस्टर्स को, या तो गिरते हुए बाजार में अनिश्चितता के माहौल में टुकड़ों टुकड़ों में, या फिर जब निश्चित हो जाए और फिर भले आपको 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी मिले तब डालिए। तो दोनों में से आपकी चॉइस है, आपकी रिस्क लेने की ताकत है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत नहीं है तो गिरावट में धीरे धीरे आराम से डालें, और रिस्क लेने की ताकत है तो फिर अलग बात है, फिर आपको ऊपर में भी मिलेगा, लेकिन आपके लिए वो है कि अनिश्चितता निकल गई। तो अपनी मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बजाय, मार्केट के डायरेक्शन पर फोकस करने के बजाय दीप, सिंपल चीज है, अपनी स्ट्रेटेजी पर, अपने टेम्परामेंट पर, अपनी माइंड सेट क्या है, अपने रिस्क लेने की ताकत क्या है, अपना डिसिप्लिन क्या है, उस पर फोकस करना आज भी ठीक रहेगा जी। सर, तो चलिए अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करें, ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बचने का यही बेस्ट उपाय है। तो बताएं सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी क्या है, संकेत आपको क्या कह रहे हैं? संकेत दीप, ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव साइड पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईज के संकेत भी नेगेटिव से थोड़ा न्यूट्रल साइड पर है, लेकिन नेट नेगेटिव है थोड़े से, ठीक है। और घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट कॉशियस से नेगेटिव साइड पर है, ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब जो स्ट्रेटजी में हमने बदलाव किया था सोमवार को, आज भी वही दे रहा हूं आपको। मैं सपोर्ट जोन दे रहा हूं निफ्टी पे, कहां कहां सपोर्ट है। और पहला सपोर्ट दीप निकल कर आता है, हम बंद हुए 16,800 के आसपास, राइट। तो पहला सपोर्ट आपका निकल कर जो आएगा वो आएगा 16,600 16,650 की रेंज में। शायद हम इसी रेंज में खुलकर एक बार देखेंगे कि होल्ड करते हैं या नहीं। उसके बाद नीचे गए तो आपके लिए दूसरा सपोर्ट बनेगा 16,425 16,475। ये वो दो रेंज है, और मैं समझता हूं कि दिन के दौरान हम इन दोनों सपोर्ट जोन को होल्ड कर पाएंगे, शायद नहीं तोड़े आसानी से। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में जो हमने लो बनाया है 16,200 का, 16,200 तो और 16,250 के आसपास बंद दिया है, तो 16,250 और सोमवार का लो 16,350, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन का काम कर सकता है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ा दूर है सर, 400-500 पॉइंट दूर है तो है, क्या कर सकते हैं, आजकल लेवल ऐसे ही आते हैं, बड़े बड़े दूर दूर के निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके निफ्टी के सपोर्ट जोन। अब आइए ऊपर की तरफ, 16,975 17,075, ये है आपके लिए ऊपर की रेंज। 16,800 16,850 की रेंज हमने परसों टेस्ट कर ली, करेक्ट। अब 16,975 17,075, ये छोटी रेंज है, और उसके पार निकले तो 17,150 17,250, ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपके लिए निफ्टी पर बनेगा। इसी तरह के लेवल में आपको बैंक निफ्टी पे भी दे दूं दीप, हम बंद हुए हैं 36,200 के आसपास, करेक्ट। सो पहला सपोर्ट जोन जो बनेगा बैंक निफ्टी पर वो बनेगा 35,625 से 35,775, ये 150 पॉइंट की रेंज पहले सपोर्ट पर। ढंग से इसको नोट कर लीजिए, मैंने एग्जैक्ट निकाली है। मतलब महाशिवरात्रि के सेलिब्रेशन का मतलब ही नहीं कि लेवल मैंने मेहनत करके निकाले नहीं है, और सेलिब्रेशंस करने के बाद आराम से सोने के पहले सारे लेवल्स निकाल के, ताकि सुबह है ना स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगना है। कई बार अपना वो आलस आता ना कि चलो सुबह कर लेंगे ना, अभी सो जाते हैं। तो भाई 15 मिनट आप लेट सो या 15 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करो, उसमें से ज़्यादा आसान काम है लेट सो के काम कंप्लीट करके सो जाना, ज़्यादा ठीक है। तो सारे लेवल्स इसीलिए एग्जैक्ट निकल कर आ रहे हैं दीप, कि 35,625 35,775, ये आपकी 150 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे जाने पर 35,000 35,225 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी एक और जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय जोन मैंने इसलिए दिया है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी सोमवार को तेजी में पार्टिसिपेट कर नहीं पाया, तो रिस्क बैंक निफ्टी में नीचे की थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुली भी है, होगी नहीं आसानी से, लेकिन फिर भी इसलिए नोट कर लीजिए, वो है 34,400 34,600। आएगा नहीं, मुझे भी पता है, और आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको नोट करके रखना चाहिए। अब आइए ऊपर की तरफ,
36,275, 36,425 ये ऊपर की तरफ पहली रुकावट की रेंज है। ये 150 पॉइंट की रेंज एग्जैक्टली निकाली हुई है, इसको ध्यान में रखिए। अब आइए 36,700, 36,900, ये बड़ा भारी कंजेशन जोन है। मैं बहुत जल्दी इसको पार करने की उम्मीद नहीं कर रहा, तो अगर पार किया तो मजा आएगा। ये पार कब होगा? जब निफ्टी 17,000, 17,075 की रेंज के आसपास पहुंचे, ठीक है, और निफ्टी उसको पार करे या वहां पहुंचे, तो आप 36,700, 36,900 पर पहुंच सकते हैं। याद होगा आपको, दीप 36,800, 36,900 के आसपास 2 बार हमने सपोर्ट लिया, वहां से घूमे, करेक्ट। इसलिए अब रुकावट के लिहाज से भी 36,700, 36,900 की रेंज आपके प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से हो सकती है। इसके ऊपर जाने की चांस कम है, लेकिन पहुंचे तो 37,325, 37,300, 37,525 तक पहुंचेंगे और वहां पर थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये सारे बड़े जोन हैं और ये जोन देने के पीछे पर्पज यही है कि मार्केट जिस तरह के बड़े मूव देता है, बड़े मूव में पॉइंट पर नहीं रुकता। जब मूव छोटे होते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट जो भी सपोर्ट हो या रुकावट हो वहां पर रुकता है, लेकिन जब बड़े मूव होते हैं तो आपको सपोर्ट जोन या रुकावट के जोन पर फोकस करना चाहिए। जी जी, अंडरस्टूड सर। तो ये तो रहे आपके लिए लेवल्स, बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा सर, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस आज के लिए कौन से दिख रहे हैं सर? देखिए हम बंद हुए हैं 16,800 के आसपास, 16,793, ठीक है, हाँ 16,800 गिन लीजिए राउंड फिगर में। 16,750, 16,700 अच्छी बात है, 50 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट आता दिख रहा है। 750, 700, ठीक है, उसके बाद 650, 600, ठीक है, फिर 475, 425 और 350, बाद में पहुंचे तो 250, 200, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अब तक 350 तक के मैं सोमवार के लोस तक के आपको सपोर्ट बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक वहाँ तक भी जाने के चांस है, तो बहुत दूर है हम। ऊपर 16,800 पर बंद हुए, 16,850 पहला है, उसके बाद आपका आएगा सीधा 16,975। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, बीच में 125 पॉइंट है ना, ये बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब सीधा नॉन स्टॉप है। 16,850, 875 पार किया तो 16,975 है, फिर 17,050, 17,100, 17,150 और 17,200, ये सारे लेवल्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की जगह बनती है। अब आइए, सॉरी निफ्टी के लिए, अब आइए बैंक निफ्टी। बंद हुए हैं हम 36,200 पर, ठीक है। तो पहला सपोर्ट लेवल है 36,025, 35,775, 35,625, 35,550, 35,425, 35,225 और 34,975, ये सारे के सारे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी पर जो निकाले हुए हैं, एकदम परफेक्ट। आप देख लीजिए 25-25 पॉइंट तक की मेहनत करके निकाले हैं पूरे का पूरे, ताकि आपको लेवल परफेक्ट मिल पाए। ऊपर की तरफ के लेवल है 36,425 पहला लेवल बनेगा, जो कि सोमवार का हाई है मेरे ख्याल से। 36 नहीं, सोमवार का तो 36,275 ही है, लेकिन 36,425 शुक्रवार का क्लोज है, तो उस लिहाज से 36,425 आपका पहला लेवल है। उसके ऊपर 36,675, 36,800, 36,900, यहाँ तक तो ठीक है, विजिबल है। इसके ऊपर पहुंचने में मुश्किल तो आएगी, लेकिन लेवल आप नोट करके रखिए 37,150, 37,300, 375 और 37,525, ये सारे लेवल से ऊपर की तरफ के जिन पर आपको रखनी है नजर। जी दी, ये सारे लेवल्स अनिल जी के आ गए हैं और सटीक राय है, सटीक स्ट्रैटेजी है। सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स सामने। डेटा समझाएं सर, एफआईएस की पोजीशनिंग, पीसीआर क्या संकेत दे रहा है आज? एफआईएस की 4% इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटी है, 62% से 58% आया, ठीक है। वैसे भी 60% के ऊपर ज़्यादा खरीदते हैं नहीं, आपको पता ही है। और यहीं पे आपको बता भी दूं, एफआईएस के डेटा के साथ ही एफआईएस के एक्शन को भी बता दूं। 4,000 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में, 3,950 करोड़ की, ठीक है। क्यों मैं कह रहा था कि डेटा नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर है, उतने खराब नहीं है। जो 4,000 करोड़ के कैश में बिकवाली की है, उसके सामने 3,350 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, यानी कि नेट बिकवाली अगर आप देखेंगे दीप तो 600 करोड़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी खराब नहीं है। हालांकि बाजार ऊपर बंद हुआ है और आपकी बिकवाली का आंकड़ा है तो वो थोड़ा आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी 600 करोड़ का ही बिकवाली की है और 730 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर तो कम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। सामने घरेलू फंड दबाकर खरीद रहे हैं,
4,143 करोड़ की खरीदारी कम नहीं होती दीप, और ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और इस बड़े पॉजिटिव के साथ ही एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं दीप, और वो ये कि कल वित्त मंत्री की तरफ से भी जो संकेत आ रहे थे कि भाई देखिए LIC का मेगा IPO है, इतना बड़ा IPO है, मार्च के महीने में आना है। मार्च के महीने में वैसे ही लिक्विडिटी की समस्या रहती है, करेक्ट। ऊपर से ये रशिया यूक्रेन वाला मामला और गले में आके पड़ गया। ऐसे में ज़रूरत पड़ी तो मार्केट के मूड, सेंटिमेंट, डिमांड को देखते हुए उस IPO को थोड़ा टाला जा सकता है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं, वो एक अच्छा डिसीजन ही होगा अगर टाल दिया जाए, अगर ऐसा ही माहौल रहता है तो। और इसका बड़ा फायदा एक बाजार को मार्च के महीने में मिल सकता है, क्योंकि मार्च के महीने में जो वैसे भी पैसे की तंगी रहती है, लिक्विडिटी की समस्या रहती है, और अगर LIC जैसा IPO महीने 2 महीने के लिए टल जाता है तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है लिक्विडिटी के लिहाज से। और जो म्यूचुअल फंड्स भी आमतौर पर अपना कैश बचा कर रखें कि इस बड़े IPO में पैसा लगाएंगे, उनके लिए थोड़ी सी कुशन बन जाती है कि अच्छे भाव में शेयर मिल रहे हैं तो क्यों ना थोड़े और ले लिए जाएं। तो आई थिंक ये एक क्रूशियल होगा मार्केट में लिक्विडिटी के लिहाज से कि LIC पर सरकार क्या फैसला लेती है, मार्च में ही लेकर आती है। हालांकि उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं कहा है कि भाई ऐसा हम करने जा रहे हैं, कि ज़रूरत पड़ी तो ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, या तो हम ये दुआ करें भाई कि ग्लोबल मूड माहौल अच्छा हो जाए, या फिर ये दुआ करें कि LIC का IPO अप्रैल में, मई में चला जाए तो लिक्विडिटी आ जाए। तो उन दोनों में से मेरी इच्छा पहले वाली होगी कि बेहतर होगा कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा हो जाए, रशिया यूक्रेन का संकट खत्म हो जाए, तो वैसे ही फिर तो LIC का IPO भी निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखते हैं दोनों में से क्या होता है। बट हाँ, लिक्विडिटी के लिहाज से, फंड फ्लो के लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कल वित्त मंत्री जी की तरफ से आया था। जी बिल्कुल सर, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, और यहाँ पर भी आपको रखनी नजर, साथ ही फंड्स का डेटा भी। PCR सर क्या संकेत दे रहा है? कोई खास बदलाव नहीं, 1.02 से 1.06 डीप न्यूट्रल है। विक्स तो वोलेटाइल है ही है, अपने नाम में वोलेटिलिटी लेकर बैठा, तो 7% बढ़ा है, तो इसमें कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है। जी चलिए सर, तो ये है आपके लिए डेटा विश्लेषण। मौजूदा पोजीशंस इनकी हैं, क्या करें सर? थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है ना, समझ नहीं आ रहा लॉन्ग पोजीशन के लिए, स्पेशली क्लोजिंग इंट्राडे बेसिस पर। 16,350 आपका शुक्रवार का सोमवार का लो है। 16,350 कैसे दें स्टॉप लॉस? 450 पॉइंट दूर, बहुत दूर हो जाता है डे ट्रेडर्स के लिए। तो मैंने अपनी मर्जी से 16,475 रखा है, वो भी कोई नज़दीक नहीं है, वो भी लगभग 300 पॉइंट दूर है। कोई पास का ढंग का स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा है दीप, ये समस्या है। अब आपको चाहें तो 16,700, 16,650 अपनी मर्जी से रख लें। क्लोजिंग पे ठीक है, क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस आपको 16,650 का रखना है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये 16,650 रख सकते हैं। इंट्राडे में आप अपनी मर्जी से लगाएं स्टॉप लॉस जो आपको ठीक लगे। दूर का लगाना है 16,475 का लगाइए, नज़दीक का लगाना है 16,700 का लगे, 16,700 का, या ये 16,650 ही रख लीजिए दोनों ही। प्रॉब्लम क्या है, 16,650 खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, आप 150-200 पॉइंट अगर नीचे खुलेंगे तो वो समस्या है। इसलिए स्टॉप लॉस आप समझ के लगाइए। डे ट्रेडर्स के लिए मुझे क्लियर ढंग का स्टॉप लॉस नहीं मिला, पोजिशनली 16,650 क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ स्टॉप लॉस साफ है, 35,500, 35,600 का लो हमारा सोमवार का है, उसके नीचे हम लगाएंगे। क्लोजिंग बेसिस पे आप चाहें तो 35,200 कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उतना दूर रखने की जरूरत नहीं। 35,500 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों ही स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी पर होगा लॉन्ग पोजीशन पर। आइए शॉर्ट पोजीशन पर, शॉर्ट पोजीशन पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 16,875 का, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। 16,850 होता था अपना हायर रेंज है, उससे 25 एक पॉइंट ऊपर 16,875 डे ट्रेडर्स के लिए भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस देखिए, बैंक निफ्टी पर दीप 2 दिन से क्या हो रहा है, सोमवार और शुक्रवार दोनों दिन 36,700 के आसपास हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 36,750 के इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लें, या 37,000 के ऊपर का लगाए। तो मैं 36,750 का ही लगाना प्रेफर करूंगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब आप इससे पहले कि एक सवाल पूछें, मैं आपको पहले ही बोल दूं, ताकि क्या कि ऐसा न लगे कि आपने पूछा मैंने बताया नहीं। आज अलग से मैं बाय और सेल की स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। सोमवार को जो मैंने स्ट्रेटजी दी थी, मैंने ये कहा था कि ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन में देखिए मूड माहौल खबरों को, वहां पे खरीदिए। तो आज के जो आपके निफ्टी के सपोर्ट जोन है, जैसे पहला सपोर्ट जोन आपका 600-650 हुआ, ठीक है, उसके बाद वाला 16,425 16,475 का हुआ। तो अगर 600-650 की रेंज में ही रुकता हुआ नजर आए, तो जहां भी आप खरीदें वहां स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मन हुआ कि 16,600 16,650 की रेंज में खरीदना है,
तो जो रेंज का लोअर एंड क्या है 16,600, उसके 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है। समझिए आप 16,425, 16,475 की रेंज में खरीदना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 16,375 या 16,350 का हो जाएगा। ये आपका तरीका होगा निफ्टी खरीदने का। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन ऐसे ही समझिए, आपकी रेंज जो है बैंक निफ्टी पर पहली सपोर्ट रेंज आपकी निकल कर आती है 35,625, 35,775। अगर वहां पर आप खरीदते हैं तो करीबन 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यानी कि 35,475 का हो गया। तो जहां भी आप खरीद रहे हैं स्टॉप लॉस निफ्टी पर 50 पॉइंट का रख लें, बैंक निफ्टी पर 100 से 150 पॉइंट का रख लें। इसलिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूं। और बेचने के लिए भी वही सिचुएशन है, अगर आप जिस भी जोन में बेचते हैं उस रेंज पे 50 पॉइंट निफ्टी में, 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करें। इसलिए आज अलग से मैंने बाय और सेल की स्ट्रेटेजी नहीं दी है। जी दीप। क्लियर है सर। तो थोड़ा बाजार का मूड माहौल जो वॉलेटिलिटी है एक बार खुलने दीजिए, सेटल होने दीजिए, फिर ही आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं नई पोजीशंस पर। ठीक है सर, डेटा भी आपने समझा दिया, बैन में भी कोई स्टॉक नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो वायदा कारोबार के हैं ये बता दें। नहीं बस ठीक है, अपनी डिस्कशन हो ही चुकी है, बस उतना ही है। ठीक है, सारे लेवल्स, सारे रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट्स आपके सामने हैं आज के लिए तैयार। आइए फिर खबरों के दम पर कौन से शेयर्स में है एक्शन, ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे और साथ ही ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं ये जानते हैं हमारी रिसर्च टीम के साथ। देवांशी, वरुण, आशीष तीनों हैं तैयार। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और ऑटो बिक्री के आंकड़े आपके पास हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले यूपीएल, क्योंकि बायबैक पर आज बोर्ड का कोई फैसला आ सकता है, इस पर नजर रखें। इसके साथ ही वेदांता, जहां पे तीसरे तिमाही के जो अंतरिम डिविडेंड है उस पर आज बोर्ड की बैठक होगी। और स्पाइस जेट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो एक्स प्रमोटर के मामले पर जो सुनवाई है उसके चलते आज स्पाइस जेट पर आप नजर रखें। ओपेक की आज बैठक होने वाली है और कच्चे तेल के जिस तरह से प्राइजेस बढ़ते हुए दिखे हैं, आज ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहाँ से जो कमेंट्री आती है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ ही आप बिक्री पर नजर कर लेते हैं। जो ऑटो बिक्री के नंबर्स आए हैं, सबसे पहले M&M अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कुल ऑटो की जो बिक्री है वो 16% तक इस बार बढ़ती हुई दिखी है। और इसके साथ ही जो आप देखिए 54,465 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है, जो कि पिछले महीने करीब 47,000 यूनिट्स यहाँ पे बिक्री होती हुई दिखी थी। इसके साथ ही इनके जो ट्रैक्टर सेल्स है उसमें गिरावट इस बार होती हुई दिखी है। अनुमान था करीब 22,000 का, उसके सामने 20,400 जो यूनिट्स है उसकी बिक्री कंपनी ने की है। हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखें, जो कुल बिक्री है वो 6% तक कम होती हुई दिखी है मंथ ऑन मंथ। इसके साथ ही टीवीएस मोटर्स, जहां पे कुल बिक्री 6% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ, लेकिन मोटरसाइकिल की जो बिक्री है वो आप देखिए 1.43 पर आती हुई दिखी है, 1.37, लेकिन ओवरऑल 6% तक की बढ़त है। एस्कॉर्ट्स कुल बिक्री 7.1% बढ़ी है इस बार, 6,114 यूनिट्स पर आई है। इसके साथ ही आप देखिए इनकी जो डोमेस्टिक सेल्स हैं उसमें भी इस बार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, लेकिन एक्सपोर्ट के जो यूनिट्स हैं वो इस बार कम होते हुए दिखे हैं। आयशर मोटर्स, जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, करीब आधे % तक की बढ़त है। सीवी सेल्स में 8% तक की बढ़त है इस बार। टाटा मोटर्स, इनकी जो कुल बिक्री है वो ऑलमोस्ट सालाना आधार पर 27% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही इनकी जो सीवी आंकड़े हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। मंथ ऑन मंथ 6% तक की बढ़त इस बार आई है और जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो 2% तक कम होती हुई दिखी है। इसके साथ ही इनकी जो ईवी सेल्स हैं वो भी YOY बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। इस बार 2,846 यूनिट्स की बिक्री आती हुई दिखी है। अशोक लेलैंड 7% YOY जो कुल बिक्री है वो बढ़ी है और मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो 5.2% तक की बढ़त इस बार हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। मारुति सुजुकी 6% तक की बढ़त है और आप देखिए लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मारुति की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई दिखी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। SML इसूजू, यहाँ पे भी आप देखिए ऑलमोस्ट 17% तक की बढ़त हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। और अतुल ऑटो की जो कुल बिक्री है वो 21% तक कम हुई है और यहाँ पे भी जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कई महीनों से। तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े जहां पर रखनी है नजर रखनी है। कई सारे और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। वरुण, बताएं इनके बारे में। ओके दीप, तो और कई सारे अपडेट्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो NMDC ने अपना अपडेट दिया है। कुल प्रोडक्शन जो है फेब में करीब 11.5% बढ़ा है। कुल सेल्स जो है उसमें 22% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कोल इंडिया फेब में कुल प्रोडक्शन जो है 3.9% बढ़ा है और ऑफटेक जो है उसमें करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। नतीजे आए हैं हुतामाकी के, कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने इस क्वार्टर में 13.5 करोड़ का घाटा किया है। रेवेन्यू 18.5% बढ़े हैं। मार्जिन 6.4% से गिर के 1.6% पे आए हैं और कंपनी ने पूरे 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। वेदांत फैशन, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, कंसोलिडेटेड नतीजे हैं। कंपनी के रेवेन्यू 27.5% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में गिरावट है, 51% से गिर के 49.8% और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 128 करोड़ के आसपास ही आया है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ जिसमें प्राइस हाइक्स की काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले मॉइल
कंपनी ने फेरोग्रेड मैग्नीज के दाम जो है इसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी की है। कुछ और ग्रेड्स है, कुछ केमिकल ग्रेड्स है जिसमें 10% के आसपास की बढ़ोतरी है और कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें कटौती भी की है करीब 10% के आसपास की। वहीं जितने भी डेयरी स्टॉक्स या डेयरी से रिलेटेड कंपनीज है वहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि अमूल ने दूध के दाम जो है उसमें 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी की है। HUL कंपनी ने कई प्रोडक्ट के दाम में 3 से 13% के आसपास की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा OMCs ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम जो है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है और एविएशन स्टॉक्स को भी नज़र में रखेगा, क्योंकि ATF के दाम जो है उसमें 3.3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो अक्रॉस अगर आप देखेंगे सभी कंपनियों ने दाम जो है बढ़ा दिए हैं। तो प्राइस हाइक्स काफ़ी सारे आए हैं और हम देख भी रहे हैं बाकी भी कमोडिटीज़ के प्राइसेस काफ़ी ऊपर आपको जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए नजर रखेंगे यहाँ पर। देवांशी, कुछ और खबरें और एक्शन जो आपके पास है ये भी बताएं। सबसे पहले एवररेडी इंडस्ट्रीज फाइनली ओपन ऑफर आता हुआ दिखा है। बर्मन ग्रुप ने एवररेडी के लिए 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर का ऐलान किया है और आप देखिए 320 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर यह ओपन ऑफर का ऐलान हुआ है, जो कि कल के या फिर अब देखिए फ्राइडे की जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 15% का डिस्काउंट यहाँ पे आया था। इसके साथ ही 605 करोड़ में 26% हिस्सा जो है वो कंपनी खरीदेगी। साथ ही आप देखिए जेएम फाइनेंशियल भी 5.26% अतिरिक्त हिस्सा खरीदेगी इस कंपनी में और 320 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर यह भी हिस्सा खरीदा जाएगा। हिस्सेदारी खरीदने के बाद उनका जो टोटल हिस्सा है कंपनी में वो 25.11% हो जाएगा, जो कि पहले करीब 20% का था। लुपिन पर आपको नजर रखनी है, जहां पे कंपनी ने एक किडनी डिजीज की जो दवा है वो यूएस में लॉन्च की है। इसकी जो सालाना बिक्री है वो करीब $7.5 करोड़ की है, जो पॉजिटिव है। ब्राइटकॉम ग्रुप, इस पर नजर रखें। सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दे दिया है। डेलॉइट को फॉरेंसिक ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर इस कंपनी के लिए है, तो यहाँ पे फोकस कीजिए। पनीशा बायोटेक कंपनी ने भारत और नेपाल के लिए डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ब्रांड को बेचने के लिए करार किया है। मैनकाइंड फार्मा में करीब 1872 करोड़ में कंपनी बेचती हुई दिखेगी इस कंपनी को और जो उनका टोटल डेट है वो भी कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन ओवरऑल ये इनकी स्ट्रैटेजी थी इसमें इंक्लूडेड था, तो इसी के चलते आपको पनीशा बायोटेक पर भी फोकस करके चलना है। ओके, तो ये हैं आपके लिए खबरें और फाइनल सेट ऑफ खबरें ले लेते हैं वरुण के साथ भी। वरुण, बताएं इनके बारे में। ओके दीप, सबसे पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इसने एक अधिग्रहण किया है। लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी जिपजैप में करीब 60% के आसपास का हिस्सा ये खरीद रहे हैं। 72 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। तानला प्लेटफॉर्म ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने करार किया है। अब तानला के विजी CPaaS प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल होगा, ट्रू कॉलर के बिजनेस मैसेजिंग का। वहीं वरुण बेवरेजेस बोर्ड ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स के लिए कुरकुरे पॉपकॉर्न बनाने के लिए एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है, तो ये इंटरेस्टिंग है। IRCTC ट्रेनों में जो सेकंड क्लास में पहले की तरह अनरिजर्व्ड यात्री जाते थे उनको फिर से मंजूरी मिल गई है और इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इस कंपनी की बड़ा आय जो है पिछले कुछ समय से इस क्लास से आ रहा था, तो ये इंटरेस्टिंग है। DB रियल्टी सब्सिडरी है इस कंपनी की एस्टीम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे इस कंपनी के खिलाफ PIL फाइल की गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एस्टीम प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पे डिसीजन दिया था 2010 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उसको खारिज कर दिया है। तो अब ये एस्टीम प्रॉपर्टीज़ जो है अंधेरी में एक ज़मीन है उसको डेवलप कर पाएगी, तो पॉजिटिव है इनके लिए। और सबसे आखिरी में CDSL, इस कंपनी ने एक अपडेट दिया है कि 6 करोड़ से ज़्यादा डीमैट खोलने वाली ये देश की पहले डिपॉजिटरी कंपनी बन चुकी है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, और LIC IPO के लिए भी हमने देखा है नई डीमैट्स खुलने की एक रश बनी थी, तो उसका फायदा इधर हुआ है। ऑफ कोर्स LIC IPO पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आए हैं, उस पर भी हम रखेंगे नजर। आइए FIR ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स के बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। बायोकॉन पर यहाँ पर CLSA जो है बिकवाली किराए को बरकरार रखे, लंबे समय से 350 भाव गया, 310 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि हाल ही में जो इन्होंने एक बायोसिमिलर प्लेयर का अधिग्रहण किया है, लेकिन ये बाजार जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, जिसके चलते इन्होंने अभी भी बिकवाली किराए को बरकरार रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जेफरीज अगर आप देखें तो इस अधिग्रहण से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें रेटिंग को जो है अपग्रेड कर दिया है। होल्ड से बढ़ाकर ये खरीदारी किराए दे रहे और लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की, 362 से बढ़ाकर 413 रुपये कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश जो है गोल्डमैन सैक्स नजर आ रहे हैं, ये खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, सबसे ज़्यादा लक्ष्य दिया 430 रुपये का। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी नजर रखेगा, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, ये खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 5,552 रुपये के लक्ष्य के लिए 4,064 जो है क्लोजिंग है
और ये मान रहे कि इनकी जो 8 से लेकर 9 कंसो आय है वो रशिया से आती है, यूक्रेन से भी करीब 2% आय आती है। तो आगे जाकर देखना होगा कि किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अगर बोल रहे हैं कि कंसर्न है क्योंकि 8-9% जो है सिग्निफिकेंट माना जाता है, तो यहाँ पर नजर रहेगी। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर देखिए पेप्सिको के लिए कुरकुरे पफकॉर्न बनाने जा रहे हैं, जिसके चलते जेफरीज बुलिश नजर आ रही है। मान रहे कि नॉन बेवरेज कैटेगरी में पहला एक्सटेंशन है, जिसके चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 945 की क्लोजिंग है, 1215 रुपए का लक्ष्य दिया है। और जोमेटो पर भी नजर रखेगा, यूबीएस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है लक्ष्य को एडजस्ट किया, पहले 185 रुपए का लक्ष्य देते थे, लेकिन हाल ही के करेक्शन के बाद अब इन्होंने एडजस्ट करके 130 कर दिया है। लेकिन अब फिलहाल ये मान रहे कि जिस प्रकार के वैल्यूएशन पर चल रहा है स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है, जिसके चलते जोमेटो पर नजर रखिए। और अंत में पीबी फिनटेक, यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। न्यूट्रल से रेटिंग को बढ़ाकर अब अपग्रेड की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है वो घटाया, 1050 से घटाकर 770 कर दिया है। 662 की जो है क्लोजिंग है। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे लेवल्स जिन पर आपको जिन सारी रिपोर्ट जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए करते हैं स्वागत हमारे सारे मेहमानों का। भले एक दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, लेकिन आज पिक ऑफ द वीक का दिन नहीं है, सिर्फ पिक ऑफ द डे का दिन है। तो हमेशा की तरह ऑप्शंस आपके पास हैं ही, बाय, सेल या नोटा। आइए करते हैं स्वागत सबका पिक ऑफ द डे के लिए। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। एक तो अनिल जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अनिल जी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी। कल आप कोयम्बटूर में थे, एक फंक्शन को अटेंड कर रहे थे अनिल जी, और लोगों ने आपको ऑनलाइन अनिल जी देखा और कितनी तस्वीरें अनिल जी आपकी वायरल हुई। तो मतलब कि देख के बड़ी खुशी हुई कि अब कोविड जा रहा है, लोग निकल रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे थे। और मतलब कि देख के बड़ा अच्छा लगा अनिल जी। ऑनलाइन लोगों ने, काफी लोगों ने तस्वीरें शेयर करी थी आपकी। बिल्कुल, और कोयम्बतूर में लाइव था नहीं हूँ, अभी भी कोयम्बतूर में ही हूँ मैं, और यहीं से कर रहा हूँ। और आप देखिए कितना बढ़िया माहौल है। पीछे आपको कोयल की आवाज़ आ रही, चिड़ियों की आवाज़ आ रही, मतलब एकदम प्रकृति के बीच में। मतलब वो जो कई बार कहा है ना आशु जी ने कि गोवा चलते हैं वहीं से सारे शो करेंगे, तो वहाँ से करें ना करें, कभी न कभी ऐसा है ना, बिल्कुल नेचर के बीच में जाके, प्रकृति के बीच में, ऐसा तो करना चाहिए। इसका मज़ा और आनंद और ही है। तो धन्यवाद। काफ़ी कल दर्शकों ने ट्वीट किया, मतलब ये प्यार है हमारे सारे दर्शकों का, हमारे दोस्तों का, कि जो लगातार देखते हैं। बंसल जी आपका भी धन्यवाद। बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है टाइटन, जिसको चलते चलते मैंने और कुणाल जी ने सोमवार के सेशन में टूवर्ड्स क्लोजिंग सेशन पे दिया था, और बोलने के बाद अनिल जी 50 रुपीज का अपमूव देखने को मिला था। टाइटन का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, किसी भी मार्केट की वीकनेस में टाइटन में खरीदारी की राय है। मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 2490 का। ग्लोबल मार्केट वीक है, तो बस इतना ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा लेवल नीचे में सस्टेन करे, ये ना हो कि किस एंड गो हो। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। 2490 का स्टॉप लॉस है। 2665 2665 के टारगेट के लिए 2490 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन है मेरा पिक ऑफ द डे। टाइटन है आपके लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। मुदित जी भी हमारे साथ तैयार है। मुदित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने एक आईटी कंपनी को ही चुना है, और मंडे के सेशन में हमने शो किया था जब 1 बजे वाला, तब भी हमने माइंड ट्री पर बात करी थी और उसमें टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर भी जो बाइसनेस है माइंड ट्री में पॉजिटिव ही नजर आ रही है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और बिल्कुल हाई के पास ही स्टॉक क्लोज हुआ है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से फॉलो अप बाइंग और यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो माइंड ट्री आज के सेशन के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3940 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3830 का। ओके, तो ये है आपके लिए माइंड ट्री में खरीदारी करने की राय मोदी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट खरीदारी का मौका देख रहे हैं। सुप्रभात कुणाल जी, आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी आपको मेरी ओर से भी एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है अनिल जी। अनिल जी चाहे बाजार में सुधार हो या ना हो, आपकी डांसिंग स्किल्स में
जबरदस्त सुधार आया अनिल जी। तो अनिल जी आपको भक्ति में झूमता हुआ देखकर अनिल जी बड़ा आनंद हुआ सभी को। तो वाकई में अनिल जी कीप इट अप। वैसा नहीं है, शायद है ना कंपटीशन मतलब है ना वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा। जिनके साथ डांस कर रहा होगा वो मेरे से ज्यादा मतलब कम अच्छा कर रहे होंगे। बाकी तो देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसा डांस करते हैं, इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है। देखिए लाइफ में कोई भी काम करें ना कुणाल जी, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि गाना कोई भी हो, मेरी डांस स्टेप सेम रहती है। तो वो कंसिस्टेंसी में बरकरार रखता हूँ हमेशा। धन्यवाद, आपको पसंद आया सर, थैंक यू। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए बाजार का मूड तो खराब है, तो जाहिर सी बात है कि बाजार नीचे खुलेगा, लेकिन फिर भी खरीदारी की राय है और खरीदना है वोल्टास। अब देखिए अनिल जी यहाँ उत्तरी भारत में विशेष रूप से दिल्ली में तो अनिल जी गर्मी का आमद हो गई है और मुझे अनिल जी ऐसा लगता है कि इस बार गर्मी जबरदस्त पड़ेगी। तो जो भी इस तरह के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इनमें सब में आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। वोल्टास में खरीदारी करें। वोल्टास में 1220 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 1220 का गिरावट में खरीदना है और 1300 रुपए का टारगेट होगा। तो 1220 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है वोल्टास। ओके 1220 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट, खरीदारी करनी है वोल्टास में। आइए अगर इसी फॉर्मूले से चले तो कुणाल जी बहुत जल्दी आपको ब्लू स्टार, सिम्फनी और क्या क्या नहीं खरीदारी करने के लिए कहेंगे। मैं खाली डायरेक्शन दे रहा हूं, कुणाल जी को बता रहा हूं ताकि कुणाल जी को ध्यान रहे और कौन कौन से स्टॉक्स लाने हैं आपको रडार पर। आइए तब तक एक बार जल्दी से अमरीश सर से भी जान लिया जाए। अमरीश सर बताएं सर आपका पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा आज का पसंद का शेयर है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो एक लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर मोबिलिटी। मेजर फोकस एरिया है पावर ट्रेन, जिसमें इलेक्ट्रिकल एज वेल एज कन्वेंशनल पावर ट्रेन है, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, विजन और कंट्रोल सिस्टम्स का, कनेक्टिविटी एंड डायग्नोस्टिक, बेसिकली ईवीज के लिए है। और केपीआईटी का करीब 85% जो रेवेन्यू आता है टॉप 21 स्ट्रैटेजिक क्लाइंट्स से आता है, which has been quite continuous for a while। और Q3 FY22 का यदि अर्निंग देखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ था एंड लास्ट 6 क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, अभी करीब 18.5% हो चुका है। और मैनेजमेंट भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, टॉकिंग ऑफ 18-20% रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन करीब 18-19% का बात कर रहे हैं। क्योंकि ईवी ट्रैक्शन अभी काफ़ी अच्छा पकड़ रहा है, तो एक्सपेक्टिंग एन ईपीएस ऑफ अबाउट 16 FY24 में, विच ट्रांसलेट टू अबाउट 640 एट 40x। पर मार्केट थोड़ा वीक रहेगा, तो मैं ये बोलूँगा कि ये इस वीकनेस में लेना चाहिए, करीब 525 to 540 लेवल्स में लेना चाहिए, 640 का टारगेट है। ओके 640 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए केपीआईटी टेक में, एक बेहतरीन शेयर जो पसंद है अमरीश सर को। आइए दो और खास मेहमान हमारे साथ है तैयार, सुमित जी भी जुड़ चुके हैं और वागले साहब भी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या पसंद है आपको। अनिल जी मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर थोड़ी गिरावट है, तो सेल साइड का कॉल लेना चाहिए। जिस तरह से आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद देखना होगा कि मार्केट वापस से रिबाउंड करता है या और करेक्शन देखने को मिलती है। फिलहाल लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छा खासा साइडवेज मूव, ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक वीक काउंटर ही मेरी नजर में है। स्टॉक का भाव है 320 रुपया, स्टॉक का नाम है स्टार के अंदर यहाँ से एक और करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 330 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के स्टार में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 310 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के लेवल स्टार में देखने को मिल सकते हैं, तो वीक काउंटर है, सेल स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज करनी चाहिए। ओके बिकवाली करने की राय पहली आती हुई दिख रही है आज सुमित जी की तरफ से। आइए वागले साहब भी संभावना पूरी है कि बिकवाली की कोई राय दे देख लेते, चेक कर लेते हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या इरादा है। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा खरीदारी का इरादा है, मुझे लगता है हिंडाल्को में फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ है, 574 का बंद है, 600 तक की मूव अगले 2 से 3 दिनों में आ सकती है। आज के दिन में अगर ये आपको 1% नीचे मिलता है 569, 568, मे बी इवन 565 ये रेंज में, 558 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे 2 से 3 दिनों में ये 600 के पार जाते हुए दिखता है। मेरा 600 का टारगेट होगा 2 से 3 दिनों का टाइम फ्रेम।
ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को जो वागले साहब को पसंद आ रहा है। एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहीं पर आपको एक्शन दिखेगा। हिंडाल्को, नेल्को, वेदांता आज फिर से फोकस में रहेंगे।